नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। इस टैरिफ के पीछे की जो वजह ट्रंप ने बताई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। टैरिफ अटैक का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ा और हाहाकार मच गया। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़ गए हैं? पीएम मोदी के साथ दोस्ती में ऐसी कौन सी दरार आ गई जिसके बाद भारत अमेरिका के संबंधों में खटास देखने को मिल रही है? अब तक सीजफायर पर बयान देने वाले ट्रंप ने अब भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया है। उनके इन बयानों के क्या मायने हैं? आखिर ट्रंप की नीति क्या है और भारत को किस रणनीति से आगे बढ़ने की जरूरत है? इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत अमेरिका के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर न सिर्फ 25% टैरिफ का ऐलान किया, बल्कि एक तीखी पोस्ट करते हुए इंडिया रशिया पर निशाना भी साधा है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश करार दिया। इसके साथ ही भारत के रूस के साथ कारोबार को मुद्दा बनाते हुए दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताया। इसके पहले ट्रंप ने अप्रैल महीने में टैरिफ का बम फोड़ना शुरू किया था, लेकिन फिर अचानक तमाम देशों को 90 दिन की राहत दे दी थी। इसके बाद 9 जुलाई को खत्म होने वाली डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि ये टैरिफ डेडलाइन आगे और बढ़ने वाली नहीं है। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, 1 अगस्त अमेरिका के लिए एक महान दिन होगा। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. एक और ट्रंप भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में इसका असर दिखने लगा है। शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच तमाम उन कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली जो 1 अगस्त से लागू होने वाले नए टैरिफ से जुड़ी हुई हैं। इनमें कपड़ा, इंजीनियरिंग, फ्रोजन फूड से लेकर ऑटो इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात डेस्टिनेशन है, जिसका कुल एक्सपोर्ट में 18% और सकल घरेलू उत्पाद में 2.2% का योगदान है। अब भारतीय निर्यात पर लगे 25% यूएस टैरिफ का असर कपड़ा से लेकर ऑटो एक्सपोर्ट से जुड़ी भारतीय कंपनियों पर दिखने लगा है, जिनके शेयर बुरी तरह टूट रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।
दरअसल भारत अमेरिका में 6 महीने बाद भी ट्रेड डील नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने को तैयार नहीं, और कहा जा सकता है कि ट्रंप इससे चिढ़े बैठे हैं। ट्रंप को भारत का रूस के अलावा ईरान के साथ भी व्यापार पसंद नहीं आ रहा है। ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेन देन पर भी ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और उसके तहत 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया है, जिसमें एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। ट्रंप की इस नीति की चर्चा सदन में भी हुई और विपक्ष ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. Trump अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है? क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन, और ये सुनने को मिल रहा है हमें। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप। वेल, एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? It is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. But if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. बहरहाल ट्रंप के टैरिफ से ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न, आभूषण, खाद्य और कृषि उत्पाद सभी 25% की सूची में हैं। फार्मा, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ के दायरे में आएंगे, उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप ने फिर एक बार टैरिफ बम फोड़ा है और साबित कर दिया है कि वो अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अब भारत की रणनीति क्या होगी? क्या इस पूरे मामले में रूस और ईरान का कोई हस्तक्षेप होगा? ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, तो ट्रंप का टैरिफ जुर्माना है, भारत को निशाना बनाया है और निशाना तो बनाते ही चले जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ट्रंप को परेशानी क्या है। जिन पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती की बात करते थे, नमस्ते ट्रंप हो गया, बहुत कुछ हो गया भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर, आज ये नौबत क्यों आ गई है कि हर तरीके से, हर जगह से ट्रंप बिल्कुल भारत के पीछे पड़ गए, छोड़ना नहीं चाहते। क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो की जा रही है, इसके पीछे एक मूल वजह जो मांसाहारी गाय का जो प्रोडक्ट यहाँ लाने की बात हो रही थी, जो डील की बात हो रही थी, क्या वो 6 महीने से क्योंकि हो नहीं पाई है, क्या वो एक रीजन है या फिर और भी चीजें हैं? ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। दूसरी चीज ये कि इस टैरिफ के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनके शेयर गिरे हैं और आने वाले समय में रूस को लेकर भी यहाँ पर बात हो गई, ईरान को लेकर भी ट्रंप के पेट में दर्द है। वो चाहते ही नहीं कि किसी से भारत के संबंध अब अच्छे हों, सारी चीजें हों। तो एक जेलसी भी हो सकती है, एक परेशानी भी हो सकती है जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अभी भी जवाब देने की अब जरूरत है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गोपाल सामंतो। गोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम पांडे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनीत राठौर हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं आचार्य सोहन लाल। सोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शारदा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं मैम? हाँ जी राखी जी, सुन पा रही हूँ। हाँ शारदा जी, आ गया वो टैरिफ जो बार बार आते आते टल रहा था, फिर कब हो गया, फिर 9 जुलाई हुआ, फिर 9 जुलाई के बाद 31 हो गया, फिर वो लास्ट हो गया अब 1 तारीख। और इस बार तो ये भी कह दिया है उन्होंने कि अब इसमें कोई बदलाव मैं नहीं करूंगा, यानी 25% का जो टैरिफ है समझ लीजिए कि भारत पर आया। अब इस टैरिफ के आने से जो अप एंड डाउन शेयर मार्केट में हुए वो मैं विनीत जी से बात करूंगी। लेकिन मैम, हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन बार बार आते जा रहे हैं। पहले सीज फायर करा दिया, वो 30 बार बोल चुके हैं, चलिए वो तो विपक्ष उस पर लड़ाई लड़ रहा है, वो बात कर ही रहा है। यहां आप टैरिफ लगा रहे हैं, चलिए टैरिफ भी आपने लगा दिया, आपको कुछ तकलीफ हो रही होगी डोनाल्ड ट्रंप को। आप जुर्माना लगा रहे हैं क्योंकि रूस के साथ हथियार की डील है, तमाम चीजों की डील है। आपने ईरान के से पेट्रोलियम को रिलेटेड जो चीजें हैं, वहां 6 कंपनियां जो भारतीय उनको बैन कर दिया। नहीं, क्यों कर दिया और जुर्माना किस बात का? मतलब आप क्या दूसरी कंट्रीज के साथ रिश्ते देखना नहीं चाहते, खराब करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत हो गया, रूस हो गया या ईरान हो गया, क्या ये एक साथ कभी आके बात कर सकते हैं? ट्रंप के सामने कोई तो खड़ा हो जाए। भारत तो खुद भी खड़ा हो सकता है, पर भारत कुछ कर नहीं रहा, तो कोई इस मसले पे बात करेगा कि नहीं करेगा? कैसे देख रही हैं आने वाला सिनेरियो? मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शारदा जी, शायद दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल इशू है। विनीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। विनीत जी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हुई हैं अब महत्वपूर्ण होता है, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके शेयर मार्केट जो कंपनियां हैं उनमें अप एंड डाउन्स हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, स्मार्टफोन हो, ऑटो कंपोनेंट हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड हैं और टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, खाद्य और कृषि उत्पाद, ये सब 25% की जो एक टैरिफ है उसमें शामिल हैं। तो शेयर मार्केट को लेके, क्योंकि जो कंपनियां हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अपने मार्केट होते हैं, इनके अपने शेयर्स होते हैं, कितना आप इसमें एक डाउनफॉल देखते हैं, मतलब गिरावट देखते हैं, या हमें नुकसान हो सकता है इस टैरिफ के बाद? देखो, नुकसान डेफिनेटली होगा हम लोगों को इन टैरिफ्स के बाद में, क्योंकि इतना एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, वो एक्सपोर्ट्स वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर अगर वहां पे डिमांड जो है 25% अगर इंक्रीज होती है, $100 की कोई चीज मिल रही है, वो $125 की वहां पे अगर बिकने लगेगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर टैक्सेस तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि वो उन लोगों के पास में चीजें महंगी होंगी और यहाँ से डिमांड कम हो जाएगी। तो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का अपने पास में पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब चीजें खत्म तो हो जाएंगी, लेकिन ये जो बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, ये कहीं और भी रिश्ते अच्छे नहीं करना चाहता हम लोगों के साथ में। दिक्कत ये है, तो हम लोग अभी ये जो एक पॉलिटिकल, अब आप इसको ऐसे नॉर्मल लेके चलो, या फिर हमारा चाइना के साथ में एक विजिट थी अपने पीएम की, तो मे बी शायद उसको सरप्राइज करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें की है कि एक दाव खेल के देखा इन्होंने कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो देखो क्या पता वो डील वगैरह वहां पे डील ट्रेड के लिए ना जाएंगे लोग और डील ना हो पाए वहां पे।
तो ये अभी तक हम लोगों ने पास्ट हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही देखा है कि इन्होंने बहुत अपने वादे किए हैं और सारी चीजों को ठीक से इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। इनफैक्ट इनकी खुद की कंट्री जो है वो उसको अच्छे से इनको बहुत सीरियसली खुद नहीं ले रही है। स्टार्टिंग के अंदर एक दो उस बातों के अंदर इनको बहुत सीरियसली लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद में इनको सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे। खुद इनकी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन सारी चीजों को लेके। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इम्पैक्ट पड़ा, और अगर आप देखोगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिस हिसाब से हमें पहले इन्होंने दिया था, और उस टाइम पे हम लोग इतना नीचे आ गए थे। अभी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, हम 1-1.5-2% डाउन थे और उसके बाद में वापस रिकवरी हो गई डे के अंदर। अब ये पेनल्टी हमारे ऊपर कितना लगाएंगे, पेनल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेनल्टी जो लगने वाली है हमारे ऊपर उसके अंदर हम लोग कैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन होगी हमारे ऊपर। एंड ये कहीं ना कहीं एक जो हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि वो बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं एक ट्रेड करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं एक मजबूर कर देंगे, हर एक कंट्री को मजबूर कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग स्टैंड कर गए इसके ऊपर और दूसरी कंट्री स्टैंड कर गए, सी हम लोग यूएस एक बहुत बड़ी पावर है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, लेकिन उसके बाद में चाइना है। चाइना के बाद में हम लोग भी एक ऐसा कोई बहुत छोटे लेवल्स के ऊपर नहीं बैठे। अमेरिकन मार्केट्स और इन सारी मार्केट्स के अंदर देखेंगे तो हम 4th या 5th नंबर पे कहीं पे आ जाते हैं। तो हम लोग बहुत छोटी मार्केट नहीं है, प्रोडक्शन लेवल हमारे पास बहुत अच्छा है इंडिया के अंदर। तो हम लोग यहाँ से इनको अगर सप्लाई भी इनको खुद को हैम्पर होना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद में, ये वापस स्टेप डाउन हो जाएंगे इन सारी चीजों से, और हम लोगों के वापस मार्केट के अंदर ग्रोथ आ जाएगी। और अभी तो अपनी इंडियन ग्रोथ जो अपनी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो हमारे यहाँ पे वैसी ग्रोथ बहुत अच्छी बन जाएगी। तो हमें इस चीज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलेगा हमारे उसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। शारदा जी जुड़ी हमारे साथ। हाँ जी रेखा जी, मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ मैम, मेरा सवाल आपने सुना था? हाँ मैंने सुना था। हाँ प्लीज और बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि कितने बार ट्रम्प हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करने पे उतारू हैं, तो ये इस बात का जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जिनके लिए हाउडी ट्रम्प किया, और जिनके लिए अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार और हवन और कीर्तन सब हुए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारी सरकार के मुखिया चुप क्यों हैं? और दूसरी बात, जिस तरीके से धमकियां दे दे के हमारे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में है, चाहे टैरिफ के मामले में है, चाहे दूसरे सेकंड इसके टैक्स लगाने के मामले में है, ये सब चीजें ये दिखा रही है जैसे कि हम अमेरिका का एक कॉलोनी बन गए हैं, एक उपनिवेश बन गए हैं, कि हम उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहे। ब्रिटिश कॉलोनी जिस तरह से हमारे ऊपर अपनी शर्तें थोपती थी कि हम किससे व्यापार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, वो सारी कंडीशन क्या अमेरिका डिसाइड करेगा कि हम ईरान के साथ क्या करें और रशिया के साथ क्या करें और हम चाइना के साथ क्या करें? क्या इंडिया उनकी शर्तें डिसाइड कर रहा है? और अगर इस बार भी चुप बैठे हैं तो एक सोचने की बात है कि कौन सी दुखती नब्ज उनके हाथ में है जो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। खुलकर बोले बिना, एक होता है ना कि जिसको, जैसे अभी मैं वो खराब शब्द तो क्या इस्तेमाल करूं, कि जब तक डांटे बिना वो चुप नहीं होता है। एनिमल्स होते हैं जो जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं, डंडा नहीं दिखाएंगे, तब तक वो लगातार बोलते ही जाएंगे, भौंकते ही जाएंगे। तो ये स्थिति भारत के पीछे हो गई है। भारत के ऊपर लगातार ये इस तरह से, क्योंकि चुप्पी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह बन गई है भारत के लिए। और टैरिफ की जो शर्तें, अमेरिका की बदहाली से अमेरिका को निकालने के लिए ट्रम्प, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ही भयंकर रूप से डाउन जा रहा है, अब वो वहां के लोगों को खुश करने के लिए ये दिखा रहे हैं कि हम देखिए इतना बड़ा टैक्स लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे भारत के सामान पर और हमारा खजाना लबालब भर जाएगा। वो धोखा है। जबकि एक, क्योंकि भारत के कंपनियों को, कुछ कंपनियों को घाटा हो सकता है, भारत की जनता को कोई बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका पहुंचा पाएगा ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हमारी रेपुटेशन को जरूर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बार बार हम पर सेकंड कैटेगरी के टैरिफ लगाकर और हमारे ऊपर डायरेक्ट टैरिफ लगाकर और डायरेक्ट हमारे ऑपरेशन सिंदूर और तरह तरह के बयानबाजी देकर वो हमारी रेपुटेशन पर जरूर लग रहा है दाग। लेकिन हमारे टैक्स के टैरिफ की जो ये व्यवस्था बनाई है इसने,
ट्रंप ने, और जिस तरह से वो हमारे डेयरी सेक्टर पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर हथियाना चाहते हैं, वो वहां की लॉबी इनको बहुत प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि इनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इन्हें ब्रिक के ब्रिक समुद्र में फेंकने पड़ते हैं, चाहे वो इनका बटर है, चाहे वो इनकी चीज है, चाहे कुछ है, क्योंकि ये तो मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां इनकी तो यहाँ तक काम करती हैं। तो वो सारा का सारा मुनाफा 140 करोड़ की आबादी वाले देश में यहाँ की जो गाय, जो किसान अपनी मेहनत से अपने परिवारों का पालन पोषण डेयरी प्रोडक्ट बेच के कर रहा है, ये नहीं चाहते कि अब वो आगे बढ़े और ये इनके किसानों को, इनके डेयरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर भेजकर, चाहे वो मीट खाने वाली गायों का है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि वो व्रत जो है, व्रत खोलेंगे तो वो मीट का दूध पिएंगे या मीट के बाद मिठाई खाएंगे, अभी संसद में जो अभी कहा गया। तो इस तरह की जो कहानी है, इस तरह का जो व्यवस्था बन गई है, इस पर बिना चुप्पी तोड़े कुछ भी, ना भारत की इज्जत बचेगी और ना भारत के बाजार बचेंगे और ना भारत का ये जो शेयर मार्केट बचेगी। शेयर मार्केट में भले ही उतना जितना उन्होंने सोचा था और जितना उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए मुश्किल तो है ही, हमारे लिए एक तरह से बाजार संकट तो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि भारत के ऊपर जितने हम टैरिफ डालेंगे, जितना हम उनके बाजार में अपना सामान बेचेंगे, उतना ही ये अमेरिकन लोगों को खुश कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास और खुश करने के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए कुछ बचा नहीं है। स्टैग्नेशन में जो एक इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, या तो हथियार बेच के, या इनके डेयरी प्रोडक्ट्स, या इनके जो जीएम फूड जो है वो मार्केट खोल दी जाए। इसलिए ये लगातार पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे इनके हथियार हो, चाहे इनके कृषि प्रोडक्ट हो, चाहे इनके डेयरी प्रोडक्ट हो, भारत को डंपिंग ग्राउंड समझकर ये लगातार प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, और हम तो कहेंगे जवाब भी दें और साथ में ये जी खुलकर बोले कि भाई हम अपने किसानों के हितों की बलि नहीं चढ़ते। ठीक है मैम, वापस आऊंगी शारदा जी, ठीक है वापस आऊंगी। गोपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। गोपाल जी, अब बात ऐसी हो गई है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार कुछ ऐसा करते ही जा रहे हैं कि उनकी तो कलई खुल गई कि उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है भारत से, ये वो दिखाते चले जा रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम होने के बाद उनका जो एक रवैया है ना अड़ियल, कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं भारत को भी बोल सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। भैया आप जो कर रहे थे, भारत स्टैंड ले, ये तो है, लेकिन ये जुर्माना भी आप लगाएंगे, फिर आप रूस से हथियार लेते हैं इसलिए लगाएंगे, आप ईरान की को लेकर भी आप उसमें आपको वहां भी पेट दर्द है कि ईरान से क्यों अच्छे संबंध है। मतलब कहीं ना कहीं ये आज समझ में आता है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद यदि डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, तो मुझे नहीं लगता कि अब सर कोई बहुत अच्छे संबंध आने वाले समय में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतना बोल रहे हैं, लेकिन ये बात अब सबकी हो गई है विपक्ष के साथ कि सरकार प्लीज एक जवाब बहुत अच्छे से दे दे, क्योंकि हम दे सकते हैं। राखी जी, पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राखी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना सीरियस तो अमेरिकन नहीं लेते जितना सीरियस यहाँ के विपक्षी पार्टी लेने लगते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो चाइना पे टैरिफ लगाते हैं और उसके बाद उसको रोल आउट कर लेते हैं, जो ईरान पे सैंक्शन लगाते हैं फिर उसको रोल आउट कर लेते हैं, और कभी वो रशिया की तारीफ करते हैं, अगले दिन वो रशिया को कोसना शुरू कर देते हैं, कभी वो यूक्रेन की तारीफ करते हैं और अगले दिन उसके राष्ट्रपति को अपने राष्ट्रपति भवन से निकाल बाहर करते हैं। ये वही ट्रंप है। ये मतलब आप किसके ऊपर अपनी विदेश नीति की चर्चा कर रहे हैं, इस पर सोचना बहुत गहन चिंतन जरूरी है। और विपक्ष आज की इस राजनीति के तहत इसको कर रहा है, इस बात पर भी चिंतन होना जरूरी है। आज से लगभग 7 दिन पहले ब्रिटेन के साथ इंडिया का इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ, विपक्ष मौन रहा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। आज चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब ने यह साबित किया कि भाई जो हथियार थे उन आतंकवादियों जिनको कल मारा गया, वो उसी हथियार थे जो पहलगाम के आतंकवादियों के पास थे। उस पे बात नहीं हो रही। बात किस पे हो रही है? ट्रंप पे। बात किस पे हो रही है? जो फ्यूचर टेंस की बातें हैं उस पे बात हो रही है। बहुत प्रियंका गांधी बोल रही थी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है।
2014 में भारत का सेंसेक्स 28,000 पॉइंट पे था, आज 81,000 पॉइंट पे है। ये डेड इकोनॉमी बोलने वाले कहां से पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं, ये समझ से परे। 2.04 ट्रिलियन डॉलर का फाइनेंस हमारा इकोनॉमी था 2014 में, आज 4.18 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। लगभग 100 से भी ज्यादा, मतलब लगभग आप सोचिए कि डबल से भी ज्यादा का ग्रोथ हो गया है इस इकोनॉमी में। फिर भी कांग्रेस को डेड इकोनॉमी दिख रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ट्रंप की महिमा मंडन कर रही है या अपनी देश की बेइज्जती खुद अपने हाथों से कराना चाहते हैं। आज जब वो लोकसभा में बोलते हैं तब वो भूल जाते हैं कि लोकसभा को पूरी दुनिया देख रही है। अगर सेंसेक्स डाउन होता है तो वो ट्रंप की भाषा से नहीं होता है, वो राहुल गांधी की बोली से होता है। अगर सेंसेक्स डाउन होता है तो निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ से नहीं होता है, प्रियंका गांधी के झूठ से होता है। ये बात उनको समझ में आना चाहिए कि वो केवल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के महिमा को खंडित करने का काम बार बार कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, आज उन्हीं के एक नेता ने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये चाइनीज इकोनॉमी नहीं है। 2009 में पूरा अमेरिका रिसेशन के मोड पे था, भारत को उससे फर्क भी नहीं पड़ा। हम किस तरह से बातें कर रहे हैं। और ट्रंप को समझना है तो आप समझिए कि ये 2024-25 जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो अमेरिका और भारत का फिनिश्ड ऑयल, क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं, फिनिश्ड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट लगभग बराबरी पे आ रहा है। आज ट्रंप को इस बात से पेट में दर्द है। आज इंडिया ऑयल रशिया से परचेज कर रही है, उसको रिफाइनरी में रिफाइन कर रही है, और यूरोपियन नेशन को सबसे ज्यादा तेल देने वाला अगर कोई देश है तो आज भारत बन रहा है। इस बात से ट्रंप को तकलीफ। अगर ट्रंप को तकलीफ है, उसके साथ साथ हमारे विपक्षी पार्टी को भी तकलीफ हो जाती है। अगर उनको पूछना है तो ट्रंप से डायरेक्ट पूछे ना। राहुल गांधी तो अमेरिका में जाके कई यूनिवर्सिटियों पे भाषण दिए, उन्होंने कभी अमेरिकी प्रशासन को आड़े हाथों नहीं लिया। उन्होंने वहां पे भी जाके किसकी बात की? भारत की बात की। अगर उनके में मादा है, उनके में ये हिम्मत है तो अमेरिका में जाके अमेरिका को कोस के आते। अगर उनमें हिम्मत होता तो लंदन जाके ब्रिटेन की सरकार को कोस के आते। अगर उनमें हिम्मत होता तो यूरोप में खड़े होके यूरोपियन नेशन को कोस के आते। लेकिन वो कोस के किसको आते? भारत को। मतलब मैं समझता हूं कि एक शब्दावली होती है ग्लोबल एम्बेसडर। पहले देश में ग्लोबल एम्बेसडर हुआ करते थे जो देश की महिमा को बाहर विदेशों में जाके महिमा मंडित किया करते थे, देश के बारे में बताया करते थे। अब ये ग्लोबल नेगेटिव एम्बेसडर बन गए हैं। आप सोचिए इस देश में क्या राजनीति चल रही है। आपको ग्लोबल एम्बेसडर की जरूरत है या ग्लोबल नेगेटिव एम्बेसडर की जरूरत है? गोपाल जी, लेकिन ये मुझे राहुल ऐसा गांधी लगता ने है कि बात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नहीं हो रही है। विपक्ष ठीक है, विपक्ष में है इसलिए वो सवाल उठा रहा होगा, या वो मोदी जी को बोल रहा है, वो ट्रंप को बोल रहा है, या वो इसका महिमा मंडन कर रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन ट्रंप क्यों कर रहे हैं? और यदि चलिए हम कह रहे हैं, चलिए अच्छा ट्रंप को भी छोड़ देते हैं हम ट्रंप को, लेकिन बोल तो भारत के विषय में रहा है। और जब भारत के विषय में बोल रहा है तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना। ट्रंप अपने रशिया से रख ले, वो जिससे रख ले, भारत पर क्यों इंटरफेरेंस है? नहीं, कौन होते हैं मतलब कुछ भी बोलने वाले, जो मन मर्जी आए चलाते ही चले जा रहे हैं। तो जवाब तो हम दे सकते हैं ना। जब ट्रंप ये नहीं सोच रहा है या ये वो नहीं सोच सकते हैं कि मैंने सीज फायर की बात इतनी बार कर दी, क्या ट्रंप को नहीं पता इंडिया में क्या चल रहा है, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं? उसके बावजूद उनकी हिम्मत देखिए, बोल देते हैं। फिर टैरिफ लगा दिया, चलिए आपको होगी कुछ इंटर प्रॉब्लम, ऐसा फेस कर रहे होंगे, आपकी ट्रेड डील 6 महीने से नहीं हो पा रही भारत के साथ, आपकी वो मांसाहारी गाय का मैटर ही खत्म नहीं हो रहा, चलिए आपने टैरिफ लगा दिया, लगा दो भैया 25 लगा दो, तुम्हें जितना लगाना है लगा दो, देख लेंगे। अब उसके बाद अब जुर्माना इसलिए लगा दोगे क्योंकि रूस से हमारी डील है। अरे भैया क्यों, किस बात के लिए? तो ये तो हम पूछ सकते हैं ना कि क्या चाह क्या रहे हो। जब उससे पूछ लें कि चाह क्या रहे हो तो इसका समाधान निकल जाएगा। विपक्ष को तो छोड़िए, विपक्ष जो बोल रहा है वो तो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन हम तो ओवरऑल बात अपने देश की कर रहे हैं ना सर। राखी जी, इस पर मटेरियलिस्टिक जवाब होना चाहिए या वार्तालाप के जवाब होना चाहिए, ये निर्धारित होना चाहिए। ट्रंप ने जब पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इंडिया 2.04 ट्रिलियन से 4.1 ट्रिलियन पर पहुंच गया। काम से जवाब देना चाहिए राखी जी। बार बार बातों, ट्रंप को तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनके सबसे ज्यादा सम्मानीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको सीरियस नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो ना तो नियम के दायरे में, ना कानून के दायरे में, ना किसी दायरे में आता है
केवल वो मन के दायरे में काम करते हैं और दूसरे दिन वो पलट भी जाते हैं। गोपाल तो सामंत मुझे ये जी, बात आप जो बताइए, कह रहे राखी हैं, जी, क्या हमें गोपाल सारा जी, समय आप जो कह रहे हैं यही बात यदि मोदी जी कह दें, हमारी विदेश नीति से एक मैसेज चला जाए, उनको सीरियस कौन लेता है? बकवास करते बोलते रहिए, फिर देखिए आप कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कोई बोल नहीं रहा ना। ट्रंप को तो लग रहा है अरे भारत हमसे दबा हुआ है, भारत हमें कुछ बोल नहीं सकता, भारत कुछ करेगा नहीं, बहुत हल्के में देख रहा है वो भारत को, इसीलिए कर रहा है इतना। सर ये राखी जी, ये वही भारत है जिसने F-35 की डील को ठुकराया। राखी जी, ये वही भारत है जिसने बार बार हर मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बार बार कहा कि हम अपना ऑयल इंपोर्ट कहां से करना है, हम खुद चिंता करेंगे। अमेरिका या यूरोपियन देशों को इसमें नाक घुसाने की जरूरत नहीं है, उन्हें इस मैटर से बाहर रहने की जरूरत है। भारत का हर मंत्री, भारत का हर नेता ये कह चुका है कि भारत खुद तय करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसको किस देश से खरीदना है। जरूरी नहीं है किसी की बेइज्जती करके ही अपनी इज्जत बनाया जाए, जरूरी यह है कि आपका काम आपका इज्जत बनाए। जरूरी यह है कि आपको देश आज 4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में देखता है, पूरा विश्व आपकी इकोनॉमी को मान रहा है, पूरा विश्व आपके सामने खड़ा है। आप वो देश हो जो देश 1700 प्लेन का ऑर्डर देता है मोदी जी की लीडरशिप में। आप वो देश हो जो सबसे बड़ा इंक्रीमेंट करता है डिफेंस बजट में। आज 2014 में डिफेंस बजट उठा के देख लीजिए, 33 बिलियन डॉलर का था, आज का बजट देख लीजिए 93 बिलियन डॉलर का है। सर ठीक है गोपाल बातों जी, से जवाब देने से अच्छा है, मुझे लगता है काम से जवाब देना ज्यादा हितकारी होता है, देश के लिए, जनता के लिए और दुनिया के लिए। चलिए, मैंने कहा ना आपसे, हम सारी चीज का वेलकम कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रांग हुए, हम चौथी अर्थव्यवस्था हुए, इन 11 सालों में यदि हम बढ़ गए, मैं उसका भी वेलकम करती हूँ। लेकिन सर कोई हमारी बेइज्जती करे, कोई हमारे देश की बेइज्जती करे और हम सोचे कि हम काम से जवाब देंगे, तो कहाँ वो समय है? हम उसी भारत के लोग हैं ना, अब वो कहाँ गई वो चीजें? वो कुछ भी बोलेंगे हम सुनते नहीं जाएंगे, हमको कुछ बोलना पड़ेगा। कुछ मतलब ये नहीं है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं वही हम भी कर दें, लेकिन हम जवाब तो दे सकते। हम ताकत है तो अपनी ताकत दिखा सकते हैं ना गोपाल जी। बात सिर्फ इस चीज की हो रही है। चलिए, दो छोटी छोटी प्रतिक्रिया और आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। राम पांडे जी, कोई आकर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सिर्फ राजनीति से नहीं, क्योंकि विपक्ष है, सवाल आप लोगों ने भी बहुत सारे उठाए हैं डे 1 से, जब से ये चीजें हुई हैं, सीज फायर से चलते चलते आज टैरिफ पर आ गए हम। बात यही हो रही है कि कोई यहाँ से बोले, और ऐसा हो नहीं रहा। अभी गोपाल जी कह रहे हैं कि हम जवाब देना जानते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही अपनी सारी चीजों को रखें, हम अपने काम से मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर कैसे? देखिए, राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था और राहुल गांधी जी को पता था कि उनके बाद मोदी जी का भाषण होगा। फिर भी राहुल गांधी जी ने चैलेंज करके कहा था कि मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो उसका जवाब दें। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध बंद कराया, और बात भी सही इसलिए लगती है क्योंकि युद्ध बंद होने के पहले ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया था, और ट्रंप के ट्वीट के बाद भारत सरकार ने युद्ध बंद कर दिया था। तो राहुल जी ने संसद में चैलेंज करके कहा, और लग रहा था कि शायद मोदी जी कहेंगे। इतना बड़ा जब चैलेंज राहुल जी ने दिया तो मोदी जी उसको स्वीकार करेंगे। 1 घंटे 40 मिनट में उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा कांग्रेस के विरोध में बोला, लेकिन ट्रंप के बारे में उन्होंने एक बात भी नहीं कही। और हम सब ने देखा भारत का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। दुनिया में आज तक किसी भी देश ने किसी भी देश के नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं पहनाई। ट्रंप ने, अमेरिका ने कई देशों के नागरिकों को वापस भेजा, लेकिन हथकड़ियां बेड़ियां किसी को नहीं लगाई। एक छोटा सा देश है शायद कंबोडिया, उसके नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं अपनी धरती पर ये अपमान नहीं होने दूंगा और ये प्लेन यहाँ नहीं उतरेगा। लेकिन भारत के भारतीयों को ट्रंप हथकड़ियां लगा रहा है, बेड़ियां लगा रहा है, और भारत उस प्लेन को उतरने में सहयोग कर रहा है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और मोदी जी कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि ट्रंप मेरा दोस्त है। वैसे हम ये मानते हैं कि दोस्ती के लिए बहुत समय लगता है, एक दिन में दोस्ती नहीं होती है, लेकिन मोदी जी की तो एक दिन में दोस्ती हो जाती है। पहले दिन ही देखिए, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहली दोस्ती उनके नवाज शरीफ से हुई। नवाज शरीफ को उन्होंने इंडिया बुलाया, हार माला पहनाई, स्वागत कराया, और वो नवाज शरीफ जो हमारे देश में आतंकवादी भेजने के
होती है। उसके बाद मोदी जी ने करीब 80-90 देशों की यात्राएं की। इतनी यात्राएं करने के बाद क्या फायदा हुआ? अभी हम बात कर रहे हैं टैरिफ की। अभी तक 8-10% एक एवरेज टैरिफ था भारतीय वस्तुओं के पास ऊपर। अब एक एवरेज 25% उसने अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। आप भी कहिए ना कि हम और टैरिफ बढ़ाएंगे। आप कह दिए आपने 3 गुना टैरिफ किया है तो हम भी 3 गुना करेंगे। तो इसमें आपको कहने में किस बात का डर लग रहा है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं। सेंसेक्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें अदानी अंबानी होते हैं। हिंदुस्तान की 500 जो टॉप मोस्ट कंपनियां होती हैं वही तो उसमें होते हैं। लेकिन आप इस बात पर क्यों नहीं जा रहे कि जो 55 रुपए का डॉलर था वो 87 पर पहुंच रहा है? मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि हमारी सरकार आएगी और डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। और मोदी जी के शब्द हैं, भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, मेरे नहीं है, कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की गरिमा गिरती है। तो ये 2014 से लगातार देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। अब ट्रंप को आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है? ट्रंप कह रहा है आप इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, आप इससे सामान नहीं खरीदोगे, उससे सामान नहीं खरीदोगे। तो आप क्यों शांत हैं? क्यों भारत को, हमारे 140 करोड़ जो लोग हैं, क्यों आप उनका अपमान करवा रहे हैं? क्यों हमारे स्वाभिमान पर आप चोट पहुंचा रहे हैं? वही जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था तब भी तो अमेरिका आया था, तब भी उसने 7वां बेड़ा भेजा था। उसने कई युद्धक सामग्री पाकिस्तान को दी थी, कई उसके सैनिक आ गए थे भारत के बॉर्डर पर, लेकिन इंदिरा जी तो नहीं डरी। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान के साथ साथ हम आपसे भी युद्ध करेंगे। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अमेरिका को वापस जाना पड़ा। और इतने डरपोक तो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं। वो भी अमेरिका से या अन्य देशों से इतना नहीं डरते थे जितना मोदी जी डर रहे हैं। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो मोदी जी जब इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं, इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, आप देखिए इनकी विदेश नीति। रूस जाते हैं उनके भी गले पड़ते हैं, यूक्रेन जाते हैं भूगोली भी पड़ते हैं। भाई दोनों देशों का आप समर्थन करोगे तो आपकी क्या विदेश नीति रह जाएगी? आप विदेश नीति में कहते हो भारत पाक युद्ध में हमें किसी ने नहीं रोका कि युद्ध ना करो। अरे इसीलिए तो नहीं रोका कि आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो। यदि आपका कोई सहयोगी होता तो आपके साथ आता। आपके साथ एक देश क्यों नहीं आया? आप सबके गले पड़ लिए, आपने सबसे जबरदस्ती हाथ मिला लिए। एक एक देश की आपने 6-6 यात्रा कर ली और कोई देश आपका साथ में नहीं आया। पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश, उसके साथ साथ चीन आ जाता है, तुर्की आ जाता है, अमेरिका भी उसका समर्थन करता है। और जब हम युद्ध जीत रहे थे, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा हमने रक्षा में इतना बजट बढ़ा दिया, ये वो हो गया, वो हो गया, इतने हथियार खरीद लिए, 1700 हमने फाइटर प्लेन खरीदिए। फिर आपने पाकिस्तान के कहने से युद्ध क्यों बंद कर दिया? अमेरिका के कहने से युद्ध क्यों बंद कर दिया? ये ट्रंप कह रहा है कि मेरे कहने से हुआ युद्ध बंद। ठीक है, मान लेते हैं ट्रंप के कहने से नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान के कहने से क्यों आपने युद्ध बंद किया? आप कह रहे हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। अरे भाई गिड़गिड़ा रहा था तभी तो मौका था जो आपका एक था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जब हमारी सरकार आएगी तो हम ले लेंगे। आपने कहा कि आपकी सरकार है, मोदी सरकार है, वो दमदार है, विश्व गुरु है, ब्रह्मांड गुरु है, सर्वज्ञानी है, सर्व संपन्न है। अटल जी कमजोर थे, नेहरू जी कमजोर थे, बाकी सब कमजोर थे। आप तो इतने ताकतवर थे ना, क्यों पीछे हट गए? क्यों आपने युद्ध को रोक दिया? जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे कि 4 टुकड़े हो जाए। 140 करोड़ जनता चाहती थी कि पाकिस्तान के ये 4 टुकड़े करने का मौका है। आपने पूरे देश को धोखा दिया। हमारी प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? कितना कर्जा हो रहा है? आप बताइए, हमारी प्रति व्यक्ति आय हम करीब 150 के आसपास पहुंच रहे हैं। 55 लाख करोड़ कर्जा था, आज 250 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया। आप बताइए, एक एक नागरिक के पास 2-2 लाख करोड़, 2-2 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। कितना कर्ज में ये देश को लाएंगे? देश की सरकार, मोदी सरकार 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्जा ले रही है। इनकी जहां जहां भाजपा सरकार है 100-200 करोड़ का 100-200 करोड़ का कर्जा प्रतिदिन ले रही है। तो ये देश को चौपट कर रहे हैं कि नहीं? ये इतनी जो गरीबों की योजनाएं चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि आप लोगों को गरीब बना रहे हो। गरीबों का सारा पैसा आप किसको दे रहे हो?
अदानी को दे रहे हो। इतनी असमानता क्यों बढ़ रही है? और ये असमानता आपके नेता गडकरी जी ने भी कहा है कि देश में असमानता बढ़ रही है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, आर्थिक स्थिति देश की चौपट हो रही है। क्यों नहीं देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अब ये टैरिफ बढ़ेगा तो हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं जिनमें लोगों को रोजगार मिलता है, 3 गुना टैरिफ बढ़ा दिया है। यह भारतीय कंपनियों का सामान वहां जब अमेरिका नहीं पहुंचेगा, दूसरे देशों में नहीं पहुंचेगा, तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा तो फैक्ट्रियां बंद होगी, और फैक्ट्री बंद होगी तो लोग बेरोजगार होंगे। और वैसे ही मोदी जी की विदेश नीति और देश की आर्थिक नीति के कारण 3-4 लाख व्यापारी देश को छोड़कर जा चुके हैं। इनकी तानाशाही के कारण इन्होंने नोटबंदी की, उसमें लाखों एमएसएमई को बर्बाद कर दिया। तो केवल हम जो अदानी का नाम लेते हैं उसका मतलब है अदानी या उसके जैसे लोगों को आप केवल सपोर्ट कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं। ट्रंप राम पांडे जी से हम यही तो पूछना चाहते हैं, उन्होंने आपकी कौन सी नस दबा ली है? मोदी जी क्यों डर रहे हैं ट्रंप से? राहुल गांधी के चैलेंज करने के बाद क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारतीयों को हथकड़ियां पहना रहे हैं। यह सबसे बड़ा मामला है कि हमारे देश के लोगों को आज अमेरिका की इतनी हिम्मत हो जाती है कि हथकड़ियां पहनाने का काम कर रहा है, और मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं अरे उन्होंने कुछ गलत किया होगा इसलिए हथकड़ियां उन्होंने अमेरिका ने पहनाई होगी। ठीक है राम पांडे जी, मतलब हमारे देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान और बढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ इन्होंने चौपट कर दिया है, केवल भाषणबाजी करते हैं। इन्होंने दुनिया में केवल एक काम किया है, मोदी मोदी मोदी। हिंदुस्तान से लोगों को पहुंचेंगे मोदी मोदी। 80 देशों में क्या किया इन्होंने? मोदी मोदी। इवेंट किया, भारत के पैसे को बर्बाद किया, 8,000 करोड़ का प्लेन लिया, 10 लाख का सूट पहना। इनकी विदेश यात्राएं, विदेश नीति देश के लिए नहीं थी, केवल मोदी मोदी कराने के लिए। यदि देश के लिए ये गंभीर होते तो आज अमेरिका की हिम्मत नहीं होती, चीन की हिम्मत नहीं होती कि चीन पाकिस्तान का साथ देता। भाई आप कहते हो ना चीन का बहिष्कार करो, बोल दो अमेरिका का बहिष्कार करो। आप में दम है, आप में हिम्मत है, इंदिरा जी जैसी आप हिम्मत दिखाइए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, जवाब भी लूंगी मैं इसके बहुत जल्दी से। आचार्य सोहनलाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है सर, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ओवरऑल सिनेरियो सिर्फ राजनीति का नहीं है, हम देश की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। और मैं कह रही हूं कि बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रंप को हम कहीं नहीं काउंट करते, हम नहीं करते, लेकिन क्योंकि जब बात भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगी तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी, हमें बात करनी पड़ेगी। मुद्दा सिर्फ एक चीज का नहीं है, बहुत सारी चीजों का है। तो इसका ओवरऑल अब तक की जो चीजें आई हैं, जो टैरिफ की बात आई है, जो जुर्माने की बात आ गई है, जो सभी सही में एक सवाल खड़ा कर रही है कि इतनी हिम्मत हो जाएगी, क्या एक इसका कंक्लूजन निकलता हुआ देखते हैं? राखी जी, पहली तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और हरियाणा पंजाब एक ऐसा एरिया है कि जहां पर ये समस्याएं पनपती रहती है। ये कोई सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, इसको हम झुठला नहीं सकते। रही बात कि ट्रंप जो सरकार है, यूएस गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, वो क्या कह रही है, मेरे ख्याल से पहला मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पक्ष ही हम ना दिखाएं, उसको हम पूरा विश्लेषण करें, उसका आंकलन करें, उसके बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया दें। और जैसा संसद के अंदर ये चला हुआ है, मुद्दा चला हुआ है, माननीय राहुल जी भी कहते हैं कि मोदी जी ये कहें, मोदी जी वो कहें। देखिए ये तो तय है कि जो अब मौके की गवर्नमेंट है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये विपक्ष तो नहीं बताएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि इसकी जवाबदेही जो मौजूदा सरकार है उसकी बनती है। दूसरी बात यह है कि एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जो एनडीटीवी ने छापा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आंकड़ा। ये इस सवाल का जवाब देगा कि ट्रंप को हम कैसे जवाब दें। राहुल जी जो हमारे बारे में कह रहे हैं या करंट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में कह रहे थे, क्या देखिए भारत और अमेरिका व्यापार 2013 के अंदर 7 से 8 था, यानी कि $7 बिलियन हम इंपोर्ट करते थे, $8 बिलियन एक्सपोर्ट करते थे। इसको कोट कर लेना, ये इस गवर्नमेंट के आने से पहले के आंकड़े हैं कि हमारा जो विदेशी अमेरिका के साथ व्यापार था वो ये था। अब जब 2015 में आए और 15 से लेकर के 23 तक ये 33% से लेकर के 40% हो गया, यानी कि $32 बिलियन की हमारा हम एक्सपोर्ट करते थे, 39 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे। अब 2023 से लेकर के 2025 तक ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि ट्रंप जो है वो क्यों कर रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, जहां जहां डिमांड बढ़ती है वहां पर हर एक करंट गवर्नमेंट चाहती है कि वहां से हम अपनी जो खजाना है उसको भरें। 39% से लेकर के 87% पर हमारा एक्सपोर्ट पहुंच गया। इस पॉइंट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
यानी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 46 बिलियन है और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 87 बिलियन है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि जो भी विदेश नीति भारत अमेरिका को लेकर के कर रहा है इन 6 सेक्टर के अंदर, जो कि हमारे बड़े क्रूशियल सेक्टर हैं भारत को विकसित भारत बनाने में, नो डाउट। अगर माननीय राहुल जी अब जब हमारी सरकार होती तो वो भी ऐसे निर्णय लेते। पर ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जहां डिमांड होती है जिस चीज की, उसके ऊपर हर मौजूदा गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है। कितना लगाती है, किसके कहने लगाती है, ये इंसिडेंटल भी हो सकता है। हम इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भारत के मोदी जी के, माननीय मोदी जी के और हमारे ट्रंप के रिलेशन में की वजह से ऐसा हुआ। अब पूछ रहे हैं कि वो दोस्त हैं या फिर उनके पर्सनल रिलेशन हैं। देखिए, पर्सनल रिलेशन एक अलग चीज है। पर्सनल रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रोथ से डिफाइन करते हैं। हम पर्सनल रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? आंकड़ों से डिफाइन करते हैं। पर्सनल रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आज वहां से, अब अगर आप कहो कि यहाँ से हमारे मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के ये भी कहा कि किसी भी देश ने मदद नहीं की, तो ये बात से क्या ये वेरीफाई नहीं हो सकता? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य, जो पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड कहा गया, इस स्टेटमेंट को जो भी विपक्ष में बैठा है, क्या हम इस स्टेटमेंट को झूठ मानेंगे? जब ये बात कह दी गई कि भाई कोई भी किसी भी देश ने भारत और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर कोई भी हमें रोकने को नहीं कहा। ये चीजें एक पैरेंथेसिस के अंदर चलती हैं। कैसे चलती हैं आप भी खुद समझते हो कि जब पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं उस समय ये चीजें हाइक पर होती हैं और सत्ता पक्ष के पास मुद्दे होते हैं, विपक्ष के पास उनको घेरने के लिए बहुत सारी एक डाटा होता है उनके पास। और मैं मोदी जी जो नॉट ओनली मोदी जी, जो करंट जो हमारी गवर्नमेंट है जो वो काम कर रही है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि भारत में पिछले 12 सालों के अंदर जो आईटी के अंदर जो आप इमेजिन करके देखिए, स्मार्टफोन, टेलीकॉम, इसमें जो टैरिफ लगाया ना उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए यूएस सबसे ज्यादा टैरिफ डाल रहा है हमारे पास, 25%। और उसका एक सीधा सा इम्पैक्ट आप समझ सकते हो कि एप्पल ने अभी केरला, तमिलनाडु के अंदर जो प्लांट है वो लगाने की एक हिमाचल की, क्योंकि उनको कॉस्ट कम पड़ती है। अब अमेरिका क्यों चाहेगा कि हमारे यहाँ से बिजनेस भी जाए? ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक, और दूसरी तरफ वो कि उनको लगता है कि भारत जो चीजें बना रहा है वो हमारे अमेरिका में बेच रहा है। तो ये थोड़ी सी पॉलिटिकल इंक्रीजमेंट स्टेटमेंट होगी। इसको न्यूट्रल होकर के देखें तो जिस अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, वहां पर 35% से ज्यादा इंडियन लोग ही हैं जो वहां पर उनको वो चीजें मिलेंगी। और इस बात को हम बिल्कुल नहीं झुठला सकते कि भारत को क्या कहना है, पार्लियामेंट को क्या कहना है, मौजूदा सरकार को क्या कहना है, ये वो तय करेंगे। सत्ता पक्ष उस पर प्रश्न उठाएगी, नो डाउट, उनका हक बनता है। लेकिन वो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं झुठला सकते कि जो एक पद की गरिमा है वो उस गरिमा को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रंप साहब की बात करें, ट्रंप साहब का जो भारत के साथ मोदी जी कोई पहला रिलेशन नहीं है। तीन प्रेसिडेंट के साथ, यूएस प्रेसिडेंट के साथ काम करने का उनका अनुभव है। और ये अनुभव कोई एक सत्ता घराने से नहीं निकला, ये अनुभव निकला है इन 140 करोड़ लोगों की जो भारत की जनसंख्या, इससे निकला है। और मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इससे बात बताऊं, इसका एक सटीक विश्लेषण करके कहें, भारत तरक्की कर रहा है, नो डाउट। हम टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, हम फार्मा सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर और ऑटो एक्सपोर्ट के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्रूशियल पॉइंट जिसके ऊपर अभी 5 चरणों की हमारी वार्तालाप हो चुकी है, छठा चरण बाकी है, जो डेयरी फार्मिंग है। आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के अंदर अगर कोई भी ऐसी बड़ी इकोनॉमी इंटरफेरेंस करेगी तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो 70% लोग इस देश के तकरीबन 80-85 करोड़ लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं, उनके ऊपर सीधा वार होगा। तो मैं स्ट्रेटेजिकली अगर बात करूं तो जो करंट गवर्नमेंट ने इसको भी होल्ड किया और उसके बहुत बड़े लेवल का मंथन किया जा रहा है, तो हम इसको गलत नहीं कह सकते, ये हमारा डाउट नहीं है। और किसी के उकसाने पर, किसी के एक स्टेटमेंट कहने पर इतना बड़ा निर्णय लेना, वो 80 करोड़ लोगों के साथ एक तरह से इनजस्टिस होगा। उसका परिणाम हम पहले भुगत भी चुके हैं। हरियाणा, पंजाब एक ऐसी सीमा है मैडम, यहाँ का जो बंदा है वो काम करने में विश्वास रखता है, वो ऐसा दिल और दिमाग से लगा हुआ है, एक जमीन से जुड़ा हुआ यहाँ पर व्यक्ति है। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये भी है कि जब हम ये कहते हैं कि हम ट्रंप को जवाब दें, ट्रंप को जवाब देने के लिए हम एक सिंपल सा सिद्धांत, जो जहां तक मेरी समझ में आ रही है, मैं विश्लेषण कर पा रहा हूं, साधारण सा सिद्धांत क्या ले रहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे वाला बताता है कि भाई आप आगे जाने के लिए आपके सामने ये चैलेंज है। अब हम उसका चैलेंज किस तरह से सेट कर रहे हैं?
हम वॉर करें या डेवलपमेंट करें, ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। अगर हम वॉर में घुसेंगे तो हम, कोई भी देश अगर वॉर के अंदर ज्यादा देर घुसेगा तो उसकी डेवलपमेंट रुकेगी। हमारे लिए वॉर इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से 2047 वाला जो विकसित भारत का सपना है वो वॉर के लिए नहीं है। वो मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ पर युवाओं साथी जो चाहते हैं कि हमारा देश उस लेवल पर जाए, उस लेवल पर जाए जहां पर हर एक युवा को इंटरनेशनल पहुंच मिले, उनको एक्सेस मिले, वो अपनी प्रतिभा के दम पर और अपनी काबिलियत के दम पर अपने रूट ग्राउंड से लेकर के वहां पर पहुंच कर सके। आज भारत जिस लेवल की, अगर 2 दिन पहले की कल की बात करूं मैं, कल सरदार उधम सिंह की जयंती थी, वो हम उस देश से हैं, हम उस जगह से, उस माटी से हैं कि जो बदला लेना जानते हैं, बड़े अच्छे से लेना चाहते हैं। और ये बात रही पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान के मैटर के अंदर मैं सच बताऊं, मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे फादर 85 आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड कैप्टन हैं। उन्होंने मुझे बताया था, ये जो सत्ता विपक्ष अभी बता रहे हैं ना कि वो हमारे जो जहाज से हथकड़ियां डाल करके लाया गया है, आप थोड़ा समझे कि ऐसी बेइज्जती कौन कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, ऐसी बेइज्जती भी किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की कि किसी के धार्मिक संस्थान के अंदर वो टैंक से उस चीज को उड़ा दे। वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, अगर हमारे देश के अंदर ऐसी एक मानसिकता के लोग बैठे हैं कि जो किसी को इस तरह से वार कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं आज, जो उनको चला रहे हैं, जो सरकार चला रही है, जो नीतियां लेकर के चल रही है, कहीं ना कहीं वो उनको ये करारा जवाब दे रही है और उनको ये लग रहा है कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हम मुद्दा कहां से लेकर के हैं। उनका काम है क्वेश्चन उठाना, लेकिन दूसरा साथ ये भी है, काम है कि उनको साथ देना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ राहुल जी ये बताएंगे। राहुल जी का जो एक एक्सपोजर है, जैसे अभी गोपाल जी ने भी बताया कि वो सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, माननीय राम जी ने भी बताया, ये सिर्फ एक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए देश नहीं है भाई साहब। 140 करोड़ देशवासी, सरकारें आएंगी जाएंगी, आप जाएंगे, हम जाएंगे, सब जाएंगे, देश रहना चाहिए। और जिस काउंटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे संपर्क के अंदर टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे 150 से ज्यादा विलेज गाँव के अंदर जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मेरे पास 30,000 से ज्यादा पैसा काम कर रहा है। ठीक है, उनके घरों के अंदर उस चीज को देखते हुए राखी जी मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो चला हुआ है, इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर, तो हमें देश प्रायोरिटी है। और जहां तक हम जो ये बात उठाने की ट्रंप को कैसे जवाब दें, मेरे ख्याल से ट्रंप को ये जवाब दे दिया है कि हम जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है सोहन लाल जी, मैं रोकूंगी सर, समय की सीमा है मेरे पास। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं गोपाल जी, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। जिस आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे और जिस निक्सन की बात कर रहे थे, मैं बताऊं, जिस समय वॉर चल रहा था, इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी लिखा था निक्सन को और उसमें उनकी बेटी की शादी की बधाई दी थी। वहीं से शुरू हुआ था चिट्ठी। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस चिट्ठी का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं। जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ये इतिहास भी कांग्रेसी को बात बताना चाहिए कि किस जगह पर इंदिरा गांधी ने निक्सन के बारे में कुछ गलत बोला होगा, किस जगह पर इंदिरा गांधी ने रोनाल्ड रेगन के बारे में गलत बोला होगा, किस जगह पर रोनाल्ड रेगन के सामने खड़े हुए होंगे जब अमेरिका कीड़ा भरे हुए गेहूं भारत में भेजता है, तब भी भारत ने कुछ नहीं कहा था। ये बातें कांग्रेस भूल चुकी है या ये कांग्रेस ने इतिहास में दफन कर दिया है और बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इंडिया पीछे जा रही है, इंडिया। मुझे तो लगता है कि इसमें भी कांग्रेस के पीछे कोई तीसरा हाथ है, कोई चाइनीज हाथ है जो कांग्रेस के हाथ में मिला हुआ है और उस पैसे को लेकर ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसमें कोई दो मत नहीं है। चाइना जब भी राहुल गांधी गए हैं तब भी शी जिनपिंग के गले लगे हैं। उन्होंने भी गले लगने की बात करी थी ना, तो आप भूल गए हैं राम पांडे जी की शी जिनपिंग से कई बार गले मिल चुके हैं राहुल गांधी जी। उनके वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। आता कोई किसी के गले मिल रहा है उसमें सवाल थोड़ी है। हम तो किसी और चीज पर बात कर रहे हैं जिसका एक समाधान निकलना चाहिए। आप बताइए, मोदी जी और ट्रंप भी तो गले मिले 50 बार नहीं कितनी बार मिले। आज देखिए क्या हो गया है ट्रंप को। तो कोई किसी से मिल रहा है, गले मिल रहा है। अब जिनपिंग से गले मिल लिया मतलब हम चाइना से मिल गए। अरे सर, इस तरह की बातें तो मत करिए। हम किस पॉलिसी पे बात कर रहे थे? खैर, मेरे पास समय की सीमा है, आप लोग बोलते जाएंगे, बहुत चीजें आएंगी। मैं राजनीतिक रूप से इस विषय पे बिल्कुल बात करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये जरूर है कि सबकी एक मांग आ रही है कि इस पर कोई एक स्टैंड लिया जाए, कोई जवाब दिया जाए। वो होगा कि नहीं देखेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत अमेरिका के बीच
सब कुछ ठीक नहीं है देखिए, और सब लोगों की अपनी अलग अलग राय। कोई को लगता है हम चुप रह के जवाब दे सकते हैं, किसी को लगता है हमें बोल देना चाहिए। आप करिए या ना करिए, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सरकार सोच ले। और बाकी लोग जो कह रहे हैं कि चुप रह के अच्छा हो जाएगा, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि जब प्रभावित होंगे तो फिर सब लोग ही भारत देश के प्रभावित होंगे। तो इस चीज पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।